हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बेटा, चलें स्टार्ट किया जाए। आज क्या बेटा हम लोग को पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है मॉलिक्यूल्स नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल आप जान चुके हो ना, एटम और एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर क्या बनाता है? कंपाउंड्स। ये पिछले वीडियो में, पिछले कंटेंट में बताया था। चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन पहले इसका इंपॉर्टेंट तो देख लिया जाए कि इसका इंपॉर्टेंट है क्या। ठीक है, जैसे मैंने पूछा कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन। हाइड्रोजन एक केमिकल रिएक्शन, मैंने आपको पूछना आपसे कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मान लेते हैं सिंपल वर्ड में मैं बोल दूं कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका आंसर, इसका केमिकल इक्वेशन बहुत सारे बच्चे जानते हैं, सब जानते हैं। ठीक है ना, बस ऐसे ही बस जानकारी के लिए। लेकिन जो थोड़ा सा डाउट है जिसको, उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। तो यही पूछना था कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले हाइड्रोजन, तो अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे सिर्फ H लिख दूं कि ये गलत होगा। केवल मैं सिर्फ H लिख दूं तो ये गलत होगा, क्योंकि नेचर में बेटा इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप क्या लिखोगे? H प्लस Cl बराबर HCl। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी वैलेंसी, ये इसको हम लोग बाद में चेक करेंगे, इसको हम लोग बाद में चेक करेंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग बाद में चेक करेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे, इसको हम लोग पॉज कर दो। यहाँ से हमको मतलब नहीं है, हमको बस ये मतलब है कि नेचर में कैसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग आगे जाएंगे, वैलेंसी सीखेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, कब केमिकल कंपाउंड कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। हमारा बस ये पर्पज है कि ये आप कैसा है, ये सही है कि गलत है। मैंने आपसे पूछा हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हटाओ, पहले हमको ये देखो, ये सही कि नहीं। तो ये क्या होगा? गलत होगा। अगर आप ऐसे लिखते हो तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि नेचर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी एटम जो होता है बेटा, वो एटम हमेशा स्टेबल अवस्था में एग्जिस्ट करता है। स्टेबल का मतलब जिनका आउटलेट पूरा कर चुका हो या डुप्लेट फॉर्म पूरा कर चुके हो। तो हाइड्रोजन के बाहरी शेल्स में कितने होते हैं बेटा? आपको पता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स बाहरी सेल्स में। और इनका आउटलेट पूरा करने के लिए, डुप्लेट पूरा करने के लिए इनके बाहरी सेल में कितने चाहिए? 2, 8 या 80। तो दूसरा हाइड्रोजन एटम आता है और इसके साथ क्या कर लेता है? शेयरिंग कर लेता है। अगर आप क्लास 10th में हो, क्लास 11th में, तो ये सब जानते ही हो अच्छे तरीके से। ये शेयरिंग कर लिया, तब क्या बनाया? H2। तो नेचर में मॉलिक्यूल्स, जो एटम है, वो H के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, बल्कि किस फॉर्म में होता है? 2 एटम यानी कि मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि वो चाहता है कि मैं स्टेबल फॉर्म में रहूं। अपना ऑक्टेट या डुप्लेट फॉर्म स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट फॉर्म में रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर कोई कंपाउंड या हर कोई मॉलिक्यूल्स, वो हमेशा किस स्टेट में रहना चाहता है? फ्री स्टेट में। और ये फ्री स्टेट कब रह सकता है? जब वो प्रत्येक एटम की अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिया हो। प्रत्येक एटम की स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त होती है? हमने बताया है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ यहाँ पे शेयरिंग कर लिया। ये तुमको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग में। ये केमिकल बॉन्डिंग में कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे ये आउटलेट पूरा करते हैं, कैसे आउटलेट बनाते हैं, कैसे स्टेबल होती है, हमको अलग चैप्टर में पढ़ना है। हमें बस ये बताना बेटा कि इस तरह से आप लिखोगे तो गलत होगा। बस आप ये लिखोगे, मैं पूछा कि मगर मान लो इस तरह से आप लिखोगे तो गलत होगा। आप किस फॉर्म में लिखोगे? H2 के फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है? H2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे H2 फॉर्म में, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे? Cl2। Cl कभी नहीं लिखोगे, Cl2। क्यों? देखो, Cl के बाहरी शेल्स में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो बाहरी शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7, 2, 4 and 6 and 7। आप बताओ, क्या इनका ऑक्टेट पूरा है बाहरी सेल्स में? नहीं। ये क्या करते हैं? दूसरे क्लोरीन के साथ ये क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। 2, 2, 4, 2, 6। अगर ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 शेयरिंग हो गया। अब जब ये शेयरिंग करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे, तो दोनों शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं। जब ये शेयरिंग किया इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये भी करेगा, शेयरिंग करेगा। तो ये ले लिया, तो क्या हो जाएगा? इसका भी देखो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8।
यानी कि शेयरिंग करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से किस फॉर्म में आ गया बेटा, Cl, चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड दे देंगे और ये एक Cl। एक एक इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। तो किस फॉर्म में एडजस्ट किया, Cl। तो यानी कि आप अकेले नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि वो अनस्टेबल है, क्योंकि उसके सेल्स में, बाहरी सेल्स में अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 7 है, 3 है, 5 है, ऐसे। तो वो किस फॉर्म बनाना चाहता है, तो वो किस फॉर्म बनाना चाहता है, 8 या 2 फॉर्म। यानी कि देखो 2 2 4 2 6 2 8 हुआ ना, यानी कि ये एटम किस फॉर्म में एडजस्ट करना चाहता है, अपने स्टेबल स्टेट में। और स्टेबल स्टेट कब प्राप्त हो सकता है, जब उनके बाहरी सेल्स में 2 8 18 ये रहे। तो ये 2 8 18 कैसे प्राप्त कर सकता है, तो ये होता है फॉर्मेशन, यानी कि किस प्रकार से ये बॉन्ड क्रिएट कर सकता है किसी के साथ, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेन देन कैसे शेयरिंग किया, तो यहाँ पे शेयरिंग के तरह इसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया है। तो ये एक प्रोसेस है, मेथड है, केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है। उस केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से अब कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी पूरी करता है। तो बाय 3 वे है, एक कोवैलेंट, आयनिक बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 3 मेथड के द्वारा कोई भी एटम जो होता है अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो उसमें एक कोवैलेंट वाला बताया है, शेयरिंग, दोनों शेयरिंग किए हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये क्यों करता है, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो मैटर, कोई भी एटम्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में। तो अगर आप सीधे लिख दोगे H और Cl तो ये गलत हो जाएगा। आप किस फॉर्म में लिखोगे, H2 और Cl2, तो यहाँ पर भी HCl सिर्फ लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो बैलेंस करने आता है ना, 2 इधर हाइड्रोजन है, इधर कितने हाइड्रोजन है, 1। तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मेरा भी टॉपिक नहीं, अभी बैलेंस करना नहीं बता रहे हैं, बस ये देख लो कि 2 इधर है क्लोरीन हाइड्रोजन, तो 2 इधर होना चाहिए। तो इसको एक बॉक्स बना दो और बॉक्स के बाहर हमने एक 2 लिख दिया, तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। अरे 2 से अगर मान लो 3 × 2 है तो कितना हो जाएगा, 3 + 2, समझ में आया ना। यानी कि 5 कोई भी नंबर हो, अगर इसके 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 3 6 और 2 दूना 4। अगर ऐसे साथ करना होगा तो यहाँ पर भी अगर 2 है और इसके साथ भी 2, यानी कि 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। तो हमारा ये देखना है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, 2 क्लोरीन हो गया, यस, 2 हाइड्रोजन हो गया। हमारा ये मतलब नहीं है बेटा कि बैलेंस करना, हमको बस ये सीखना है बेटा कि H2 और Cl2 के फॉर्म में रहता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अगर आप डायरेक्ट अगर आंसर भी लिख देते हो तो ये आपको पता ना चाहिए कि मैंने क्यों लिखा, H2 ही क्यों लिखा, Cl2 क्यों लिखा। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर मैंने H2 इसलिए लिखा क्योंकि नेचर में एटम या मॉलिक्यूल जो होता है, हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं, वह अपना स्टेबिलिटी के लिए वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके स्टेबल फॉर्म में रहता है, H2 के फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो आगे बढ़ाते जाओ, फिर आगे देखा जाए। तो इंपॉर्टेंस मैंने बताया है कि मॉलिक्यूल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। तो इक्वेशन लिखने का जब भी अगर आया हाइड्रोजन है या क्लोरीन है, तो आप ऐसे नहीं लिख दोगे H + Cl नहीं लिख दोगे, आप इसको क्या लिखोगे, H2 Cl2। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बेटा कि टॉपिक पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़ लिए। बोला कि एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन नेचर, नेचर में मॉलिक्यूल किस प्रकार से एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो नेचर मॉलिक्यूल 2 प्रकार के एग्जिस्ट कर सकते हैं, 2 फॉर्म में, एक होमो एटॉमिक और दूसरा क्या है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मतलब क्या हुआ, होमो मतलब क्या होता है, इक्वल, एक समान। हेटेरो मतलब अलग अलग। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को इतने भागों में बांटा गया, फिर से मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉलीएटॉमिक। बहुत इजी है। तो अभी पहले होमो देखते हैं। होमो मतलब एक जैसे एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल्स, एक जैसे एटम से बना मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पे देखो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मतलब क्या हुआ, एक, सिंगल। मोनो मतलब सिंगल। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखा है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सिंगल ही फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन,
रेडन। अब आप इसको कहोगे दो, तो दो नहीं रहेंगे, हमेशा सिंगल फॉर्म में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरे स्टेबल है। यही एक ऐसे एटम्स हैं जो पूरी तरह से स्टेबल है। इनके बारीक सेल में 2, 8, 18 ये पाया जाता है ना, तो ये पूरी तरह से स्टेबल है। जब स्टेबल है तो किसी के साथ हम क्यों शेयरिंग करेंगे? अभी मैंने सिखाया क्लोरीन और हाइड्रोजन के बाहरी शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, तभी वो शेयरिंग कर रहे हैं या लेन देन कर रहे हैं। और जिनके पास ऑलरेडी 2 है, 8 है बाहरी शेल्स में, तो वो करेंगे नहीं। तो किस फॉर्म में पाएंगे? इसी फॉर्म में पाए जाएंगे, जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में। इसीलिए इसको बोला गया मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब रही बात डाइएटॉमिक। डाई मतलब क्या हुआ? 2 एटम से मिलकर बना हुआ, 2 सेम एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल्स। तो 2 सेम एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल्स कौन कौन सा है? ठीक है, सबसे पहले देखोगे हाइड्रोजन है, ठीक है, और क्या है? N2 है, O2 है, F2 है, Cl2 है, Br2 है, यानी कि ब्रोमीन, Br2 है, आयोडीन है, I2। इस प्रकार से जब भी आप लिखोगे रिएक्शन में, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, तो आप क्या लिखोगे? H2 प्लस N2, ठीक है ना, NH3। फिर इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन इधर है तो 2 लिख दिए, अभी बाद में बैलेंस। अच्छा देख लो, बैलेंस करना दिखाएं, देख लो, नहीं तो इसी में क्या कंफ्यूज होगे। इधर कितने हैं? मेरा टॉपिक नहीं अभी, चलो देख लो। इधर नाइट्रोजन कितना बताओ? 2। इधर कितना है? 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन इधर हो गया। अब हाइड्रोजन कितना है? तो देखो हाइड्रोजन, देखो यहां से, देखो यहां से 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ही ऑलरेडी 3 है, तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 हाइड्रोजन। 2 इंटू 3, 6 हाइड्रोजन। इधर कितने हाइड्रोजन है? 3। अरे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3। तो बैलेंस हो गया, 3 गुना 6 और इतना इतना। तो ये अभी बाद में टॉपिक होगा तब। तो यहाँ पर तो जब भी हाइड्रोजन लिखेंगे विथ नाइट्रोजन तो किस फॉर्म में लिखेंगे? H प्लस N नहीं लिखेंगे, काट दोगे, काट देंगे सर। आप लिखो किस फॉर्म में? H2, बस H2 प्लस N2 NH3। ये तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा है, लेकिन ये कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में, ठीक है। और बैलेंस करना सीखेंगे तब सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो इंपॉर्टेंस मैं बताया अभी। तो जब भी डायटोमिक फॉर्म में आएगा, जब ये टर्म आएंगे तो कभी भी इसको अकेला मत लिखिएगा, हमेशा 2 एटम के फॉर्म में लिखिएगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखना। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन सा है? ओजोन, O3, बस एक ओजोन, ठीक है ना। ट्राई मतलब 3 एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल्स, O3। 4 एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल्स, P4, बस क्या बोलेंगे? P4, फास्फोरस। फास्फोरस बैलेंस करने में बहुत आएगा इंपॉर्टेंस, फास्फोरस, P4O10, है ना। तो ये बोला जाता है टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स के नाम बताइए जो 4 एटम से मिलकर बना हो, तो P4। ऐसे एटम, अब 4 से अधिक वाले मॉलिक्यूल्स, 4 से अधिक वाले मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? S8, पॉली बोलते हैं। और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कौन सा आता है? S8। अब ये आपको दिमाग में अगर रहेगा तभी आप इक्वेशन को, जो सिंपल इक्वेशन है, इनको आप लिख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जा देखो, हो गया क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अब देखो, अब रही बात हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। ये तो बहुत इजी है, इसको अब थोड़ा शिफ्ट कर दें और यहां से हमने कर दिया हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये हेटेरो। और हेटेरो में ये मोनो हटा दो पहले, क्योंकि हेटेरो मतलब डिफरेंट होता है। डिफरेंट मतलब क्या हुआ? एक से अधिक होगा तभी तो डिफरेंट होगा, तो मोनो तो हटा दो पहले। यहां से डाइटोमिक, ट्राइटोमिक और टेट्रा। डाइट हेटेरो मतलब क्या हुआ? 2 अलग अलग एलिमेंट से, एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल्स, अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर डाइटोमिक मतलब क्या हो जाएगा? 2 बताओ अलग अलग, क्या? H, F, H, Cl, H, Br, H, I, C, O, N, O, ये सब है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सब है। तो ये सिंपल सा लग रहा है ना, आप देख के बता नहीं सकते हो डाइटोमिक है। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स 3 गो, H2O,
डिफरेंट होना चाहिए, बस नंबर कितना होना चाहिए 3, टोटल मिलाकर 3, लेकिन अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्राई है तो 3 अलग अलग एटम, ऐसा नहीं हो, 2 अलग अलग एटम होने चाहिए भले उनकी संख्या कितनी भी हो, ठीक है ना। तो यहां पर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो 2 अलग अलग एटम है, संख्या कितनी है 3 है यहां पर। फिर उसके बाद और बताओ CO2 हुआ कि नहीं, CO2, SO2, NO2, ये सब क्या है ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स H2O2, N2O2, SO3, NH3, ये सब क्या बेटा, ये सब क्या है, ये सब टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। बात समझ में आ रहा है। अब 4 से अधिक वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, 4 से अधिक वाले को हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। चलो तो पॉलीएटॉमिक मतलब क्या है, 4 से अधिक मतलब जोड़ दो और कुछ और नाम ले लो, PbNO3 का होल ट्वाइस। अभी क्या लिखे हैं इधर, ये क्या लिख दिए हैं, यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पर 1। इसी को पढ़ना है, इसी को पढ़ना, इस टाइप के मॉलिक्यूल कैसे इसको वैलेंसी के साथ उसको किसी कंपाउंड को लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक चार्ट में बताऊंगा, लिख के दिखा दूंगा आप लोग को, उसको बस एक ट्रिक है, आपको पता है 9th में, लेकिन उससे भी थोड़ा ज्यादा पढ़ना है ना, तो अगर उसको आप पढ़ लेते हो तो 11th क्लास में बिल्कुल आपका 12th क्लास के लिए बिल्कुल सफिशियंट है वो। कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसी लेवल में अंतर्गत आता है, पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कोई भी कंपाउंड का नाम आपके दिमाग में रहेगा। यही ना केमिस्ट्री भारी पड़ता है, जब नाम ही नहीं पता रहता है, क्या लिखूं क्या बोलूं इसको, कैसे इसका इक्वेशन लिखूं, बस ये जान जाओ, इस टाइप की वैलेंसी, उसका सिंबल जान जाओ, क्लियर हो जाएगा केमिस्ट्री आपका। लिखने पढ़ने बोलने में हम क्लियर, पराठे जरा बोलोगे, ठीक है। चलो तो PbNO3 और क्या बोलेंगे यार, H2SO4 और कुछ ही बोल देना, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, 4 से अधिक है कि नहीं सर, इसलिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो मेरा ये तो ठीक है, ये आप जानते हो, लेकिन ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये मेन पर्पज है आपका, मेन उद्देश्य है आपका कि उसको हम कैसे लिखेंगे। हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन तो H2 + Cl2 बराबर H2O, ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। केमिस्ट्री हमको पढ़ना बेटा, केमिस्ट्री पढ़ना हमको आना चाहिए, हर एक टर्म समझ में आना चाहिए, तभी तो हमको कंसेप्ट, मान एक तो नया कंसेप्ट हमको पढ़ना है, ऊपर से पहले से अगर उसका बेसिक नहीं पता रहेगा तो कंसेप्ट तो गए काम से हमारा। हमें मशीन तो नहीं बनना है ना, रोबोट तो नहीं ना बनना है, हमें कोई भी चीज़ पढ़ना तो दिल से पढ़ना है, एकदम हमको समझ में आना चाहिए हमको, तभी हमको समझ में आएगा। बोलो क्लियर है, ये ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म में पाए जाते हैं ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब अगले टर्म में हम लोग क्या सीखेंगे, क्या सिखाते हैं, आयंस के बारे में। आयंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है ना, वो तो पढ़ना ही हमको, लेकिन हम जब हम क्लास 11th में जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, या क्लास 9th में जाएंगे, क्लास 10th में, तो उसमें आयंस बार टर्म्स आएंगे, है क्या आयंस आपको पता है, लेकिन एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आया, चलो ठीक है, अच्छे से रहना, बढ़िया से और फोकस करना, यही हमारा बेस है केमिस्ट्री का, ठीक है। बाय करें, बाय बाय।